Hi, good morning everyone. So, this is the next lecture of computer science. In this lecture, we are going to cover some very important things, that is core concept of computer science. यहाँ से आपको कुछ ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी जिसको हम कंप्यूटर साइंस में हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली कंप्यूटर साइंस यही है। अभी तक जो भी आप जान रहे थे वो कंप्यूटर जान रहे थे, कंप्यूटर साइंस नहीं। लेकिन यहाँ से आप एंट्री कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में। सो विल कवर द टॉपिक्स अबाउट सॉफ्टवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर and what is the need of software, then types of software, and in the types of softwares we will discuss about system software, programming tools and application software. So okay, let's start. सॉफ्टवेयर, अभी तक जो कुछ भी हमने पढ़ा था बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ फंडामेंटल ब्लॉक डायग्राम ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर इन विच हमने इनपुट डिवाइसेज पढ़ी, आउटपुट डिवाइसेज पढ़ी, प्रोसेसिंग और सीपीयू पढ़ा, प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू के अंडर में उसके कंपोनेंट्स पढ़े, कंट्रोल यूनिट पढ़ लिया, एएलयू पढ़ लिया, मेमोरी पढ़ लिया, मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वो सारी चीजें पढ़ लिया। और अभी तक जितनी भी चीजें हमने पढ़ी थी दैट इज कॉल्ड बेसिकली द हार्डवेयर पार्ट ओनली, एंड दैट इज ऑल्सो अ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जिनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारे हार्डवेयर पार्ट्स थे। और अभी हम जो सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा कंपोनेंट है कंप्यूटर का that you cannot see directly and you cannot touch, you cannot feel it. आप केवल देख सकते हैं उसको, वो भी वर्किंग ऑफ दैट, केवल वर्किंग ऑफ दैट सॉफ्टवेयर देख सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली उसको आप इंटरनली सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है वो आप नहीं देख सकते। और इफ यू हैव एक्सपर्टीज देन यू कैन गेस और यू कैन इमेजिन इन विच वे इट इज वर्किंग। और अगर हम सॉफ्टवेयर की थोड़ा सा और बात करें तो हार्डवेयर इज नथिंग विदाउट सॉफ्टवेयर, इट इज सिंपली अ डेड बॉक्स। एक जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, अगर उसमें हम कहें कि उसमें जान नहीं है, दैट इज नॉट लाइव, तो केवल ह्यूमन बॉडी है, वो डेड बॉडी। ऐसे ही हमारे हार्डवेयर पार्ट्स हैं, अगर उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर ना हो तो बेसिकली दैट इज अ डेड पार्ट, सिंपली बॉक्सेस, प्लास्टिक बॉक्सेज यू कैन से। जब हमारा सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है या फिर वो सॉफ्टवेयर नहीं उसमें इंस्टॉल हो सकता है तो कंप्यूटर पार्ट्स जो भी होते हैं हार्डवेयर वो डिस्पोज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिकली द सोल ऑफ द सिस्टम। जैसे ह्यूमन बॉडी में एक सोल है, जान है, आत्मा है, वैसे ही हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जो भी पढ़ेंगे दैट इज द सोल ऑफ द computer system, that is the software. Okay, so let's start. Till now we have studied I studied about the physical components or the hardware of the computer system, but the hardware is no use on its own. Hardware needs to be operated by a set of instructions. कोई भी हार्डवेयर हो, your keyboard, your mouse, your pen drive, your printer, your cameras, scanner, जो कुछ भी आप सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं सीपीयू के साथ, सबको इंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस चाहिए कि हाउ दे कैन वर्क, हाउ दे कैन टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, हाउ दे कैन गिव द आउटपुट टू द यूजर। ओके, सो दीज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस are referred to as software. जिनके बेसिस पे इंटरनली वो काम करता है उन्हीं को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। It is that component of a computer system which we cannot touch or view physically. It comprises the instructions and data to be processed using the computer hardware. It comprises the instructions, what? Software में क्या होगा? It comprises the instructions and data
टू बी प्रोसेस्ड यूजिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर। सपोज करो हम कह रहे हैं रैम में, सीपीयू, ऑल दीज आर बेसिकली द हार्डवेयर, उनमें कुछ भी वर्क होना है तो क्या होगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस जाएंगे। इंस्ट्रक्शंस में क्या हो सकता है, इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर में बेसिकली कुछ इंस्ट्रक्शंस और कुछ डेटा दोनों होगा, और वो इंस्ट्रक्शंस हार्डवेयर के पास जाएगा कि दीज आर द डेटाज एंड यू हैव टू परफॉर्म दीज वर्क्स। उसमें इंस्ट्रक्शंस होगा और डेटा दोनों होगा, उसके ढंग से वो हार्डवेयर वर्क करेगा। द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर कंप्लीट एनी टास्क टुगेदर। केवल हार्डवेयर नहीं काम कर सकता, केवल सॉफ्टवेयर भी नहीं काम कर सकता, सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हार्डवेयर चाहिए और हार्डवेयर को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। तो दोनों डिपेंडेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हार्डवेयर नहीं होगा तो केवल सॉफ्टवेयर से काम चल सकता है, या फिर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो केवल हार्डवेयर से काम चल सकता है, नहीं। हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो वी नीड सम हार्डवेयर, और हमें हार्डवेयर ऑपरेट करना है, हार्डवेयर लाइक प्रिंटर को वर्क करना है तो हमें कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए, राइट। द सॉफ्टवेयर कंप्राइजेज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, द सॉफ्टवेयर कंप्राइजेज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच ऑन एग्जीक्यूशन डिलीवर द डिजायर्ड आउटकम। उसके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं सॉफ्टवेयर के पास, और वो जब इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे तो जो भी इंस्ट्रक्शंस में मेंशन्ड है उस ढंग का आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे आप VLC एक सॉफ्टवेयर है, आप VLC पे काम करते हैं, उसको कुछ इनपुट देंगे, कोई फाइल सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे VLC में, वो प्ले करेगा। गूगल मीट आप क्लास लेते हैं ऑनलाइन, गूगल मीट क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। आपको कनेक्ट होना है, जो जो भी उसके स्टेप्स हैं वैसे आप फॉलो करते हैं, आपको एक आउटपुट मिलता है, आप कनेक्ट हो जाते हैं जिस भी मीटिंग से होना चाहते हैं। प्रिंटर है, प्रिंटर का सॉफ्टवेयर है, आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, फिर आप प्रिंट ले सकते हैं। सो द सॉफ्टवेयर कंप्राइजेज सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which on execution deliver the desired outcome. In other words, each software is written for some computational purpose. हर सॉफ्टवेयर जो भी होता है उसका पर्पज होता है, और पर्पज क्या होगा, टू ऑपरेट ऑन सम डेटास, कुछ डेटा को हैंडल करने के लिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करने, कुछ हार्डवेयर को हैंडल करने के लिए। और ये तो कंफर्म है कि एवरीथिंग इन द कंप्यूटर इन द 0 and 1। और अगर हम नंबर है हमारे पास तो हम नंबर के साथ क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली and only computational work can be performed with the numbers। नंबर के साथ और हम कुछ नहीं कर सकते, ओनली कंप्यूटेशनल वर्क। हम मल्टीप्लाई कर सकते, ऐड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइक दैट। केवल कंप्यूटेशनल वर्क हो सकता है। सम एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक उबंटू और विंडोज 7, विंडोज 10। आप जानते होंगे, कम से कम विंडोज के बारे में आप जानते ही हैं, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, लाइक दैट। वैसे ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उबंटू। और भी बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम है, आगे बहुत डिटेल में ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग देखेंगे। वर्ड प्रोसेसिंग टूल लाइक लिबर ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे सब काम कर रहे हैं, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल सब यूज करते हैं। वीडियो प्लेयर लाइक VLC प्लेयर, फोटो एडिटर लाइक GIMP एंड लिबर ऑफिस, आप फोटोशॉप भी जानते होंगे। और डॉक्यूमेंट आर इमेज स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव इज रिफर टू ए सॉफ्ट कॉपी। आप जानते हैं, वंस प्रिंटेड द डॉक्यूमेंट आर एन इमेज इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। ओके, सो व्हाट इज द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर। ये तो हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। अब देखते हैं कि नीड क्या है सॉफ्टवेयर की। द सोल पर्पज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज टू मेक द कंप्यूटर हार्डवेयर यूजफुल एंड ऑपरेशनल। यही नीड है कि जो भी हमारे पास हार्डवेयर हैं वो ऑपरेबल हों, वर्किंग में आ जाए। नहीं तो प्रिंटर ऐसे पड़ा रहेगा, किसी काम का नहीं, स्पीकर है किसी काम का नहीं। जब तक उसका सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करेंगे तब तक उससे हम कोई भी वर्क नहीं ले सकते, ऑपरेबल नहीं होगा। A software knows how to make different hardware component of a computer work and communicate with each other as well as with the end user। कोई भी सॉफ्टवेयर होगा तो वो सॉफ्टवेयर में जो कोडिंग होंगी वो इसलिए कोडिंग होंगी कि उस पर्टिकुलर कंपोनेंट या हार्डवेयर की वर्किंग को समझता हो। एक प्रिंटर का जो सॉफ्टवेयर होगा वो प्रिंटर की वर्किंग को के लिए होगा, प्रिंटर की सारी वर्किंग उसमें मेंशन्ड होंगी उस सॉफ्टवेयर में, कैसे वो प्रिंटर
सिस्टम के साथ कम्युनिकेट होगा। सिस्टम के साथ इन द सेंस सीपीयू के साथ या ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपके कंप्यूटर से कैसे वो कम्युनिकेट करेगा। और इवन ऑल इन वन प्रिंटर होगा तो उसमें फोटोकॉपी भी हो सकती है, स्कैनर भी हो सकता है। वो डायरेक्टली यूजर कैसे उसको ऑपरेट कर सकता है, कैसे यूजर से इंटरफेस आएगा, वो सारी चीजें उस सॉफ्टवेयर में मेंशन होती हैं। सो अ सॉफ्टवेयर नोज हाउ टू मेक डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर वर्क एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर एज वेल एज विद द एंड यूजर। वी कैन नॉट इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर डायरेक्टली। किसी भी हार्डवेयर को हम डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते प्रिंटर को कि यस गिव मी 2 फोटोकॉपीज, नहीं कर सकते। तो कैसे होगा? सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस। तो सॉफ्टवेयर का हम यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर कैसे? आप कंट्रोल पी देते हैं, प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं, वहां ऑप्शन देते हैं एक कॉपी प्रिंट करना है, कौन से पेज नंबर का प्रिंट करना है, वो जो इंस्ट्रक्शन देते दैट इज बेसिकली यूजर इंटरफेस। वहां से हम कम्युनिकेट करते हैं यूजर, वो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है, वहां से यूजर कम्युनिकेट करेगा, फिर क्या होगा? वो सॉफ्टवेयर वर्क करेगा। इंटरफेस बिटवीन द ह्यूमन यूजर्स एंड द हार्डवेयर। उस प्रिंटर और ह्यूमन यूजर जो भी है, जो उससे प्रिंट लेना चाहता है, स्कैन लेना चाहता है, उन दोनों के बीच का इंटरफेस का काम करता है कौन? सॉफ्टवेयर। ये किसी भी हार्डवेयर की बात है। डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ द इंटरेक्शन विद द हार्डवेयर एंड द फंक्शंस टू बी परफॉर्म, दो चीजें, एक तो हाउ द हार्डवेयर इंटरेक्ट्स or the how the user can interact with the hardware and what is the function of hardware, उनके बेसिस पे कैटेगराइजेशन है। सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग टूल्स एंड एप्लीकेशन। बेसिकली दीज ब्रॉड कैटेगरीज, ये अब फर्दर इनका एक एक का डिवीजन है, बट सॉफ्टवेयर ब्रॉडली इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। One is called the system software, one is called the application software and one is called the programming tools. Either इसको हम programming tools को और भी बोलते हैं, बेसिकली लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहीं आएगा, अभी आगे आएगा। तो जिससे हम नए नए सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, वो टूल्स जो होते हैं वो प्रोग्रामिंग टूल्स में आएंगे। तो देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, सो सिस्टम सॉफ्टवेयर, as the name implied, this software is used by the system itself. System means computer system. ये खुद कंप्यूटर को रन करने के लिए ये सॉफ्टवेयर काम करता है, ये यूजर के वर्क के लिए नहीं है। देखिए कंप्यूटर पे 2 टाइप के सॉफ्टवेयर हैं। एक सॉफ्टवेयर था जो कि इसके इंटरनल कंपोनेंट्स को रन करता है, सिस्टम को चलाता है, और एक सॉफ्टवेयर है जिस पे हम वर्क करते हैं, जिससे हम वर्क लेते हैं। जैसे आप वर्ड पे काम करते हैं, लेकिन वर्ड नहीं रहे कंप्यूटर में तो ऐसा नहीं कंप्यूटर नहीं चलेगा। आपको पावर पॉइंट बनाना है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके पावर पॉइंट को ओपन कर लिए माइक्रोसॉफ्ट में जाके, तो पावर पॉइंट पे आप वर्क कर रहे हैं। दिस सॉफ्टवेयर इज फॉर यूजर्स बट दिस सॉफ्टवेयर इज नॉट यूजफुल फॉर द सिस्टम। अगर ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं होगा तो सिस्टम नहीं रन करेगा, ऐसा नहीं है। तो कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनको कि सिस्टम रन करने के लिए होते हैं और कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूजर यूज करते हैं। तो हम उन सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहे हैं जो सिस्टम को रन करने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए या फिर कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज किए जाते हैं। द सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द बेसिक फंक्शनैलिटी टू ऑपरेट अ कंप्यूटर बाय इंटरैक्टिंग डायरेक्टली विथ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट हार्डवेयर इज टर्म्ड एज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि जो हमारा हार्डवेयर है, हार्डवेयर मीन्स द कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिस्टम है, उसको ऑपरेट करे और उसके जितने भी इंटरनल कंपोनेंट्स हैं उन सब से इंटरैक्ट करे और सबको कोऑर्डिनेट करे, कि जिससे कि यूजर का वर्क हो सके। वो सॉफ्टवेयर हमारे कौन से हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अ सिस्टम सॉफ्टवेयर नोज हाउ टू ऑपरेट एंड यूज डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कौन कौन से? जैसे रैम, सीपीयू, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, अदर डिवाइसेज, जितने भी आपके सिस्टम में लगे हुए हैं, कंप्यूटर सिस्टम में लगे हुए हैं, सारे कंपोनेंट्स को कैसे कैसे यूज करना, सबके अकॉर्डिंगली कोड लिखा जाता है उस सॉफ्टवेयर में। तो वो जानता है क्या? कैसे जानता है? मीन्स हमने पहले से कोडिंग, किसी ने कोडिंग की है उसकी, राइट। इट प्रोवाइड्स सर्विसेज डायरेक्टली टू द एंड यूजर और
टू सम अदर सॉफ्टवेयर। या तो वो कोई सॉफ्टवेयर होगा डायरेक्टली इंड यूजर को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, नहीं तो वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की हेल्प के लिए होगा। दो टाइप की दो चीजें हो सकती हैं। एग्जाम्पल ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज एंड डिवाइस ड्राइवर। समझिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर में तीन चीजें आ गई हमारा। सबसे पहले तो आ गया ओएस, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा क्या हो गया, सिस्टम यूटिलिटीज। सिस्टम यूटिलिटीज, अभी आप समझेंगे कि यूटिलिटीज क्या होती हैं। और थर्ड वन हमारा हो गया डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर, आप कोई भी डिवाइस यूज करते हैं, प्रिंटर लगाते हैं तो प्रिंटर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, स्कैनर लगाते हैं, स्कैनर का सॉफ्टवेयर। आप अपना मोबाइल लगाएंगे तो चार्ज होगा, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा कंप्यूटर के साथ। पिन ड्राइव वेरी फर्स्ट लगाते हैं तो देखिए एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है क्योंकि वो सिस्टम में आपके पेन ड्राइव में होता है, वो इंस्टॉल होता है। बट ईच कंपोनेंट जो भी सिस्टम के साथ कनेक्ट होगा उसके करस्पॉन्डिंग एक सॉफ्टवेयर चाहिए ही चाहिए। विदाउट सॉफ्टवेयर योर एनी हार्डवेयर कैन नॉट वर्क। ओके, सो अब आते हैं एक एक देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में। वेरी फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। नेम से समझिए ऑपरेटिंग सिस्टम। As the name implies, the operating system is the system software that operates the computer. यही सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को रन करता है, कंप्यूटर को चलाता है। An operating system is the most basic system software without which other software cannot work. Basically आप ये बोल सकते हैं कि this is the very first software that is to be installed in the computer system. किसी भी कंप्यूटर में जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर होगा जिसको हम इंस्टॉल करते हैं, एक सॉफ्टवेयर पहले से होता है रोम में, उसकी बात हम कर चुके हैं कि मैन्युफैक्चरर राइट कर देता है उसमें रोम में, एंड दैट इज कॉल्ड द फर्मवेयर या फिर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है बायोस। उसमें एक लोडर भी होता है, बूट लोडर होता है, वो मैन्युफैक्चरर ही राइट कर देता है, वो उसको हम अलग से इंस्टॉल नहीं कर सकते। लेकिन अगर सिस्टम में कोई भी पहला सॉफ्टवेयर है जो कि इंस्टॉल किया जाता है अलग से बाय यूजिंग एनी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, सीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, कहीं से भी, तो वो पहला सॉफ्टवेयर होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद ही हम कोई सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। सो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर विदाउट विच अदर सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क or cannot be installed. The operating system manages other application programs and सारे other applications जो भी होंगे other softwares को मैनेज करता है and provides access and security to the user of the system. आप जो अपने सिस्टम में पासवर्ड लगाते हो, this facility is provided by the operating system only. ये एक्सेस एंड सिक्योरिटी टू द यूजर ऑफ द सिस्टम प्रोवाइड करता है। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडोज। बेसिकली ये विंडोज एक सीरीज है, ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज एक सीरीज है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। विंडोज 95 था, 98 हुआ, 2000 हुआ, उसके बाद विंडोज 2000 विंडोज एनटी एक आया था, उसके बाद विंडोज 7 आया है, विंडोज 8 आया है, 8.1 आया है, विंडोज 10 आया है, लाइक दैट। ये बहुत से, अभी विंडोज 13 आने वाला है या फिर आ चुका है। ये हैं सब के सब क्या है, विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, सो हम कह सकते हैं कि विंडोज क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैसिंटोस ये भी है। उबंटू, फेडोरा, एंड्रॉयड जो आपको मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। आईओएस ये एप्पल वालों के लिए है, एप्पल डिवाइसेज जो होती हैं उसमें आईओएस होता है, एक्सेट्रा। सो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट, सिस्टम यूटिलिटीज। बेसिकली ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि न तो यूजर के लिए हैं और न तो सिस्टम के लिए मैंडेटरी हैं, बट अगर ये यूटिलिटीज होती हैं तो सिस्टम आपका अच्छे से काम करता है। ये केवल सिस्टम को अच्छे से काम करने के लिए यूटिलिटीज होती हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं।
कुछ तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होते हैं और कुछ को हम अपने अकॉर्डिंगली जरूरत के ढंग से हम यूज करते हैं, तो समझते हैं। तो सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टम यूटिलिटीज। यस, अगेन, सॉफ्टवेयर्स यूज्ड फॉर मेंटेनेंस and configuration of the computer system is called system utility. Some system utilities are shipped with the operating system. कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। आप डिस्क एक डिफ्रेगमेंटेर होता है, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन होता क्या है कि डिस्क में आपके, डिस्क मीन्स मेमोरी डिस्क की बात कर रहा हूं, उसमें कुछ ऐसे अनयूज्ड ब्लॉक्स होते हैं जो कि स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, एक कंटिग्यूअस नहीं होते, एक साथ नहीं होते। तो जब हम डिफ्रेगमेंटर को चला देते हैं, डिस्क डिफ्रेगमेंटर को, वो क्या करता है, जैसे आप समझिए आपके रूम में सारी चीजें इधर उधर आए, आपने क्या किया, सबको व्यवस्थित कर दिया, सबको सुटेबल प्लेस पर रख दिया, तो आपके लिए अच्छा सा स्पेस दिखने लगा। ऐसे ही होता है, मेमोरी ब्लॉक्स कुछ यूज्ड कुछ अनयूज्ड स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। जब डिफ्रेगमेंटर चला देते हैं, वो क्या करता है, मेमोरी यूज्ड अनयूज्ड सबको एक कंटिग्यूअस फॉर्म में कर देता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ये होता है। सिस्टम टूल्स में आप जाके देख सकते हैं। फॉर्मेटिंग यूटिलिटीज, आपको पेन ड्राइव फॉर्मेट करना है, सीडी डीवीडी फॉर्मेट करना है, वो उसी के साथ आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, इसके लिए अलग से कोई नहीं चाहिए। सिस्टम रिस्टोर यूटिलिटी, सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम आ गया, आप बैक डेट में रिस्टोर कर लेते हैं। दिस यूटिलिटी इज आल्सो प्रोवाइडेड विद द सिस्टम ओनली। Another set of utilities are those which are not shipped with the operating system but are required to improve the performance of the system. Example, antivirus. एंटीवायरस सिस्टम के साथ नहीं आता, और अगर नहीं आप रखेंगे तब भी सिस्टम आपका चलेगा। बस आपको ये हिदायत दी जाएगी कि आप कोई भी ऐसे पेन ड्राइव, सीडी, इंटरनेट, ये सब चीजें न यूज करें जिनसे वायरस आने के चांसेज हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको एंटीवायरस की जरूरत ही नहीं है। सो एंटीवायरस इज ऑल्सो अ सिस्टम यूटिलिटी। और डिस्क क्लीनर आपके मोबाइल में भी आप लोग इंस्टॉल करके यूज करते हैं। डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर या डेटा कंप्रेशन, ऐसा भी सॉफ्टवेयर होता है जिसको कि साइज को रिड्यूस कर देता है, फाइल्स को रिड्यूस करके आपके मेमोरी स्पेस अवेलेबल करता है। तो दीज आर द सिस्टम यूटिलिटीज। थर्ड वन इज द डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर क्या है, विथ ईच कंपोनेंट है, आप अलग से प्रिंटर लगाए, अलग से मोबाइल लगाए, देखिए उनके साथ सीडी आती है या फिर सॉफ्टवेयर आता है, वो क्या होते हैं, वो डिवाइस के ड्राइवर होते हैं। डिवाइस ड्राइवर मीन्स कि डिवाइस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ या फिर अदर किसी भी कंपोनेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, वो चीजें मेंशन्ड होती हैं हमारे इस सॉफ्टवेयर में। एज द नेम सिग्निफाइज, the purpose of the device driver is to ensure proper functioning of the particular device. When it comes to overall working of the computer system, the operating system does the work. बहुत सी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कि कोई भी डिवाइस कैसे ऑपरेट करनी है, लेकिन फिर भी हर एक डिवाइस का अपना एक ड्राइवर होता है। But every day new devices and components are being added to the computer system. नई नई चीजें आ रही हैं। It is not possible for the operating system alone to operate all the existing and new devices. Suppose हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत से काम कर सकता है, हमको पता है कि पेन ड्राइव से कैसे काम लेना है, कैमरे से कैसे काम लेना है, इंटरनेट से, ब्राउजर से कैसे काम लेना है, प्रिंटर से कैसे काम लेना है, स्कैनर से कैसे काम लेना है, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अभी एक नई डिवाइस आ गई, सपोज करो कुछ भी ऐसा, एक सेंसर आ गया, एक वायरलेस। हम चाहते हैं कि जो हमारा ये माइक है, ये वायरलेस माइक है, एक सिंपली एक डिवाइस लगाना है और हम माइक लेके कहीं से भी बोलेंगे तो कंप्यूटर में पूरा रिकॉर्ड हो। तो अभी तक तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को पता ही नहीं था, जब ऑपरेटिंग सिस्टम बना तो ऐसी डिवाइस ही नहीं बनी थी। तो अब क्या होगा, उसका ड्राइवर हम अलग से देंगे। बाय यूजिंग दैट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन इंटरेक्ट विद दिस डिवाइसेस। ओके, सो which our device has been diverse characteristics. The responsibility of overall control, operation and management of a particular device at the hard level is delegated to its device driver. वो सारी चीजें कि वो जिस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा, कैसे उससे कम्युनिकेट करना है, वो सारी चीजें उसमें मेंशन्ड होती हैं, उसमें कोडिंग की होती है।
The device driver act as an interface between the device and the operating system. एक प्रिंटर का सॉफ्टवेयर है, वो प्रिंटर, हार्डवेयर प्रिंटर और प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम जिस कंप्यूटर के साथ आप लगा रहे हो, उन दोनों के बीच का इंटरफेस का काम करता है, दोनों में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम से इंस्ट्रक्शन लेगा कि यस नाउ प्रिंट दिस पेज, और फिर प्रिंटर के पास इंफॉर्मेशन देता है हाँ ये चीजें ऑर्डर हुआ है, ये प्रिंट कर दो. सो दिस इज द इंटरफेस. इट प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड सर्विसेज बाय हाइडिंग द डिटेल्स ऑफ द ऑपरेशंस performed at the hardware level of the device. Just like a language translator, a device driver acts as a mediator between the operating system and the attached device. The categorization of the software, here is categorization. देखिए ये हम यूजर हैं, हम जो यूज कर रहे हैं. इंटरफेस हम क्या करेंगे, हम ग्राफिकल यूजर माई कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे या फिर कहीं पर इंटरनेट गूगल करना चाहते होंगे तो ब्राउजर कोई ओपन करेंगे, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर यूज करना चाहेंगे, तो वो हमारा इंटरफेस होगा. आइदर हम माइक से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वॉइस से, या फिर टेक्स्ट से, कीबोर्ड से, किसी से भी. माउस, कीबोर्ड, माइक, ये सब क्या है, इंटरफेस के मीडिया है, इनपुट. अब क्या होगा हमारे पास, हम दो चीजें यूज करें, या तो हम एप्लीकेशन सॉफ्ट यूज करेंगे या फिर प्रोग्रामिंग टूल्स. मतलब हम या तो कोई नया प्रोग्राम बनाने के लिए यूज करेंगे या फिर किसी एप्लीकेशन मीन्स पावर पॉइंट पे काम कर सकते हैं, इंटरनेट पे काम कर सकते हैं, किसी भी ऐसे काम करेंगे. अब ये दोनों चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग टूल्स, सिस्टम की यूटिलिटीज को यूज करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करेगा, डिवाइस ड्राइवर, इन सबको यूज करके ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग टूल्स काम करते हैं. राइट. उसके बाद फिर फाइनली हमें क्या होगा, हार्डवेयर पे रिफ्लेक्शन आएगी. हम चाहे हम स्पीकर को यूज कर लें या फिर प्रिंटर को यूज कर लें, जो भी होगा हमारा हार्डवेयर उसके ढंग से ये वर्क करेगा. ओके, नाउ द प्रोग्रामिंग टूल्स. प्रोग्रामिंग टूल्स क्या है, जिससे हमें नया प्रोग्राम्स बनाने हैं. इन ऑर्डर टू गेट सम वर्क डन बाय अ कंप्यूटर वी नीड टू गिव इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर अप्लाइड ऑन द इनपुट डेटा टू गेट द डिजायर्ड आउटकम. कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर डेवलप्ड फॉर राइटिंग दीज इंस्ट्रक्शंस. अभी वायरलेस डिवाइसेज आ रहे हैं, वायरलेस प्रिंटर आ रहा है, हम प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं, तो प्रिंटर के लिए कोडिंग जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ से डेवलप करेंगे हम, कोई प्रोग्रामिंग टूल्स चाहिए हमें. कोई भी नए प्रोग्राम्स बनाने हैं, नए डिवाइस के लिए नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, नया ब्राउजर बनाना है, जैसे मोजिला, फायरफॉक्स, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब है. आप चाहते हैं कि एक नया गेम बनाएं या एक नया सॉफ्टवेयर कोई बनाए, तो आपको कोई प्रोग्रामिंग टूल्स चाहिए होगा. It is important to understand here that computers and human understand completely different languages. ये तो पता है कंप्यूटर क्या जानता है, 0 और 1 जानता है, और हम क्या जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जापानीज, फ्रेंच, जर्मन, इस ढंग की लैंग्वेज जानते हैं. While humans are able to write programs in high level languages. हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, बेसिकली एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारी जो जनरल स्पीकिंग की लैंग्वेज है उससे मिलती जुलती है. जैसे हमने कहा प्रिंट, तो प्रिंट तो हम जनरल वर्ड यूज करते हैं, स्कैन जनरल वर्ड यूज करते हैं. तो कुछ अगर ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहां पर हमें कहें इनपुट, टेक इनपुट ए बी, ये तो हमारी प्रोग्रामिंग हमारी जनरल यूज की लैंग्वेज है. तो ऐसी लैंग्वेज हम जहां पर इस लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिखते हैं वो क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज. बट प्रॉब्लम है कि कंप्यूटर इसको नहीं समझता. फिर क्या चाहिए, हमें एक कन्वर्टर चाहिए जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दे इक्विवेलेंट 0 और 1 के फॉर्म में. कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज मीन्स 0 एंड 1, 0 1 की लैंग्वेज जो होती है. देयर इज ए कंटिन्यूअस नीड फॉर कन्वर्जन फ्रॉम हाई लेवल टू मशीन लेवल लैंग्वेज फॉर विच ट्रांसलेटर्स आर नीडेड. ट्रांसलेटर, दैट इज व्हाट, लैंग्वेज ट्रांसलेटर. ऑल्सो टू राइट द इंस्ट्रक्शंस कोड एडिटर, दैट इज आइडियली हम लोग इसी को यूज करेंगे प्रोग्रामिंग के लिए, आइडियली in Python are needed. We will briefly discuss this. ठीक है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. ओके, नेक्स्ट थिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कई टाइप की हैं, तो देखते हैं. इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ए ह्यूमन बीइंग टू राइट इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1. देखिए, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड 0 एंड 1 ओनली इफ आई एम एबल. अगर मुझे एक्सपर्टीज है, डायरेक्टली वी कैन गिव द इंस्ट्रक्शंस इन द 0 एंड 1.
कीबोर्ड को यूज करके 0 और 1 में हम प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, लेकिन ये 0 और 1 में प्रोग्राम लिखना बहुत टफ है. इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल वी कैन से टू राइट लार्ज प्रोग्राम्स. स्मॉल इंस्ट्रक्शंस हम लिख सकते हैं, दे सकते हैं, बट लार्ज प्रोग्राम लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसकी साइज होती है 1.5 GB, इवन 2 GB, इवन मोर देन दैट. ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि 3-4 DVD में आते हैं, 4-5 GB के सॉफ्टवेयर ही हैं. आप समझ सकते हैं कि कितना उसमें कंटेंट होगा. केवल स्टेटमेंट्स हैं उसमें कि 4-5 GB का होगा. जो आप पावर पॉइंट्स बनाते हैं, अगर आपके 10 पेज का पावर पॉइंट होगा तो उसकी साइज मैक्सिमम 10 MB होगी. एक पावर पॉइंट जो आपका 10 पेज का होगा, अगर अच्छे से आपने इमेज वगैरह सब कुछ यूज किया तो 10 MB की होगी. और एक सॉफ्टवेयर जो कि GB में होगा, आप समझ सकते हैं उसमें कितने इंस्ट्रक्शंस लिखे गए होंगे, कितनी कोडिंग. अगर उतने सब 0 और 1 में लिखना हो, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. सो हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो कि हम अपने ढंग से समझ सकते हो. So different type of the computer programming languages are developed to simplify the coding. अलग अलग सिंपल वे में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई हैं जो कि हमारे लैंग्वेज से मिलती जुलती, जो हम आम भाषा में यूज कर रहे हैं. इन लैंग्वेज को यूज टाइप, इनके वर्ड्स को यूज करके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई. फिर एक कन्वर्टर बना दिया गया, उसको वो 0-1 में कन्वर्ट कर देता है. टू मेजर कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज आर लो लेवल, दैट इज 0 and 1. 0-1 की है वो लो लेवल है. एंड हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल वो है जो कि कन्वर्टर जिसको चाहिए, और लो लेवल को कन्वर्टर नहीं चाहिए, डायरेक्टली इट कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन हार्डवेयर. लो लेवल लैंग्वेजेज आर मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज. ये मशीन डिपेंडेंट है. मशीन डिपेंडेंट मीन्स हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोसेसर के बारे में पढ़े कहीं पर भी, वर्ड साइज हमारी 4 बिट की है. कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है 8 बिट की वर्ड साइज है, कुछ में है 16 बिट की वर्ड साइज है. तो अगर हमने कुछ प्रोग्राम लिखा है 4 बिट 8 बिट वाला, तो वो 4 बिट पे नहीं चलेगा. 16 बिट वाला 4 बिट पे नहीं चलेगा, 8 बिट पे नहीं चलेगा, लाइक दैट. तो मशीन लैंग्वेज क्या होगी, वो मशीन डिपेंडेंट होती. एक मशीन पे आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो दूसरे मशीन पे नहीं वर्क करेगा. बट हाई लेवल लैंग्वेज की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है. मीन्स हम पाइथन को यूज कर रहे हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तो हम विंडोज पे भी यूज कर सकते हैं, लिनक्स पे भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल पे भी उसको यूज कर सकते हैं. ये मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज यूजेज वन write instructions which are directly understood and executed by the computer, but writing code in machine language is difficult as one has to remember all operations code and machine addresses. Also finding errors in the code written in machine language is very difficult. कहीं 0 का 1 हो गया, 1 का 0 होगा, फिर आप खोजते रहिए कि कहाँ का हुआ है. To simplify the writing of the code, assembly language was developed. एक इनिशियली आई थी एक हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के बीच में, ये समझिए मशीन लैंग्वेज. उसकी बाद की हमारी लैंग्वेज है एक असेंबली लैंग्वेज. उसके बाद हमारा आया फिर हाई लेवल लैंग्वेज. ये हमारी आ गई हाई लेवल लैंग्वेज. फिर टू सिंप्लीफाई द राइटिंग ऑफ द कोड, असेंबली लैंग्वेज वाज डेवलप्ड दैट अलाउड यूजेज ऑफ इंग्लिश लाइक वर्ड्स एंड सिंबल्स इंस्टेड ऑफ द 0 and 1. तो 0 और 1 की जगह कुछ वर्ड्स आ गए, उनसे हम काम करते थे. बट दैट वाज आल्सो लिमिटेड, बेसिकली अ लिमिटेशन. वो भी मशीन डिपेंडेंट ही था. बट वन मेजर ड्रॉबैक ऑफ राइटिंग कोड इन दिस लैंग्वेज इज दैट द कोड इज कंप्यूटर स्पेसिफिक. दैट इज the code written for one type of the CPU cannot be used for another type of CPU. Means एक प्रिंटर का हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, वो जिस कंप्यूटर के लिए बनाया उसी पे काम करेगा. अगर हम चाहें कि वही प्रिंटर हम दूसरे कंप्यूटर पर रन कर लें तो नहीं चलेगा, दूसरे CPU को नहीं चलेगा. तब क्या हो गया, हाई लेवल लैंग्वेजेज आर मशीन इंडिपेंडेंट. ये आ गई हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, डेवलप कर दी गई. एंड आर सिमिलर टू राइट कोड इनटू instructions are using English like sentences and each high level language follows a set of rules. जैसे हमारी हर एक लैंग्वेज की ग्रामर है, हिंदी की ग्रामर है, इंग्लिश की ग्रामर है, संस्कृत की ग्रामर है, वैसे इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी एक ग्रामर है. एंड सिमिलर टू नेचुरल लैंग्वेजेज, उसमें ग्रामर वैसे ही हमारी इस लैंग्वेज के ढंग से ग्रामर है. However, these languages are not directly understood by the computer. Hence, translators are needed to translate high-level language code into the machine language.
Examples of high level languages included C, C++, Java, Python. All these are the high level languages. अगर हम numbers की बात करें कि more than 100 high level languages are there. बहुत सी languages हैं. उसके बाद आ गया लैंग्वेज ट्रांसलेटर. लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, ये बताया, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है. द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली द मशीन लैंग्वेज. द ट्रांसलेटर इज नीडेड टू कन्वर्ट प्रोग्रामिंग रिटन इन assembly or high level language to machine language. The program code written in assembly or high level language is called source code. ये समझिए, जो हम प्रोग्राम्स लिखते हैं चाहे वो असेंबली लैंग्वेज में हो या फिर किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस में, उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स कोड. द सोर्स कोड इज कन्वर्टेड बाय ट्रांसलेटर इनटू द मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड. ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड दोनों सेम होता है. जो हम लिखते हैं वो होता है सोर्स कोड. सोर्स कोड हम किसको दे देते हैं, हम किसी कन्वर्टर को दे देते हैं. कन्वर्टर आर हम इसको बोल रहे हैं ट्रांसलेटर. ट्रांसलेटर को दिए तो फिर ये क्या बन गया हमारा, आ गया ऑब्जेक्ट कोड, या फिर इसी को हम बोलते हैं मशीन कोड. ओके, like this, here is the source code, language translator, and then converted into the object code. As we have different types of the computer language, different language translators are needed to convert the source code to machine code. जैसे हम लोग समझ लीजिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत वाले हैं. अगर किसी को दो कन्वर्टर हैं, एक पर्सन केवल हिंदी जानता है, दूसरा केवल इंग्लिश जानता है, तो हमें क्या चाहिए, एक मीडिएटर चाहिए जो दोनों लैंग्वेज जानता हो. ओके, अब एक पर्सन है वो हिंदी जानता है, नेक्स्ट वाला जापानीज जानता है. अब हमें दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर चाहिए जो कि हिंदी और जापानीज जानता हो. तो अलग अलग लैंग्वेज हैं, उसके ढंग से अलग अलग हमारा कन्वर्टर है, अलग अलग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं. द ट्रांसलेटर यूज टू कन्वर्ट द कोड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड द असेंबलर. इसके नेम से समझ लीजिए, एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो कि इनपुट लेगा, सोर्स कोड किस में लेगा, सोर्स कोड होगा ये हमारा असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली में, और उसको फिर कन्वर्ट करेगा किसमें, मशीन लेवल में. ये क्या होगा, ये होगा बेसिकली असेंबलर. असेंबलर यहां से समझिए, दिस असेंबलर. असेंबलर जो ट्रांसलेटर है वो क्या करेगा, सोर्स कोड किस में होगा उसके लिए, असेंबली लैंग्वेज में, और कन्वर्ट फिर फाइनली किस में करेगा, मशीन लैंग्वेज में, दैट इज 0 and 1. ईच असेंबलर कैन अंडरस्टैंड अ स्पेसिफिक माइक्रोप्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस सेट ओनली एंड हेंस द मशीन कोड इज नॉट पोर्टेबल. इसीलिए हर एक प्रोसेसर के लिए अलग अलग हमारा प्रोग्राम्स होते हैं. एक प्रोग्राम सीपीयू पे, एक मशीन पे जो प्रोग्रामिंग हुई है वो प्रोग्राम दूसरे पर नहीं यूज होता. किसमें, असेंबलर के लिए, बट नॉट इन हाई लेवल लैंग्वेज. उसी को हम शॉर्ट आउट प्रॉब्लम्स को करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं. वी ऑल्सो नीड ट्रांसलेटर टू कन्वर्ट कोड्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, दैट इज द सोर्स कोड, टू मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म फॉर एग्जीक्यूशन बाय द कंप्यूटर्स. इनके लिए क्या होता है, हाई लेवल के लिए कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड इफ द कोड फॉलोज ऑल सिंटैक्टिक रूल्स. हमने कहा कि हाई लेवल लैंग्वेज की एक ग्रामर होती है. इफ द इंस्ट्रक्शंस आर द स्टेटमेंट्स रिटन इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉलोज ऑल द रूल्स ऑफ दैट लैंग्वेज, तो फिर ये क्या करेगा, कंपाइलर उसको कन्वर्ट करेगा. देन इट इज एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर. वंस द ट्रांसलेटेड, द कंपाइलर इज नॉट नीडेड. एक बार केवल उसको कंपाइलर को दिया गया हमारा सोर्स कोड जो हाई लेवल लैंग्वेज में है, और वो कन्वर्ट हो गया, अब हमें ट्रांसलेटर की कोई जरूरत नहीं है. नाउ द मशीन कैन डायरेक्टली एग्जीक्यूट द ऑब्जेक्ट कोड. एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स वन लाइन एट ए टाइम इंस्टेड ऑफ अ होल प्रोग्राम एट वन गो. देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज के लिए दो चीजें हैं, दो ट्रांसलेटर हैं. एक का नाम है कंपाइलर. देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इसको ऐसे समझिए, दो चीजें हैं. एक है कंपाइलर और एक का नाम है इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर
ये हाई लेवल लैंग्वेज के ट्रांसलेटर हैं, एक का नाम है कंपाइलर और एक का नाम है इंटरप्रेटर। दोनों में डिफरेंस क्या है? आपने एक इंस्ट्रक्शंस लिखा, एक प्रोग्राम लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में 10 पेज का, सपोज इट इज 1000 लाइन समथिंग लाइक, और उसको कन्वर्ट करना है आपको 01 में, आपने दिया कंपाइलर को। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम्स को पढ़ेगा इफ ईच एंड एवरी लाइन इज करेक्ट एज पर द लैंग्वेज ऑफ द ग्रामर, इट इज एज पर द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज में आपने लिखा है, इट मे बी C++, इट मे बी C, इट मे बी जावा, इट मे बी पाइथन, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर वो उसके ग्रामर के अकॉर्डिंगली करेक्ट है, देन कंपाइलर विल कन्वर्ट दिस होल प्रोग्राम इन वन गो इनटू द 0 and 1, सबको कन्वर्ट कर देगा 0 और 1 में। बट सेम कोड को इंटरप्रेटर अगर कन्वर्ट करेगा तो क्या करेगा? एक लाइन रीड करेगा, इफ लैंग्वेज इज करेक्ट एज पर द ग्रामर इट विल कन्वर्ट टू द इनटू 0 and 1 एंड मूव टू द नेक्स्ट लाइन। वो लाइन करेक्ट है, फिर अगले लाइन को मूव करेगा। तब तक के लिए ये मूव करता रहेगा जब तक उसको करेक्ट लाइंस मिलेंगी। जिस लाइन पे कोई भी एरर आएगी बस वहीं रुक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा जब तक कि उस एरर को हम रिमूव नहीं करेंगे, उसको करेक्ट नहीं करेंगे, तब तक के लिए वो कन्वर्ट नहीं करेगा, वहीं स्टॉप कर जाएगा। So this is difference between compiler and interpreter. Means both are the high level language translator. Compiler takes the whole source code in one go, and if it is syntactically correct as per the grammar of the language, then compiler converts the whole program into the 0 and 1 in one go. But interpreter takes the whole program, source code of that is a program written in any particular programming language, and reads line by line and converts the line by line program into the 0 and 1 and stops at the line where it finds any grammatical error in the program. जहां पर भी उसे कोई एरर मिल जाएगी वहीं पर स्टॉप कर जाएगा। So this is the compiler and interpreter. Okay. Interpreter takes one line, converts into the executable code if the line is syntactically correct, and then it repeats these steps for all lines in the source code. Hence, interpreter is always needed whenever the source code is to be executed. जब तक पूरा नहीं कंप्लीट हो जाएगा तब तक के लिए हमारा इंटरप्रेटर चाहिए होता है। प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स, ये क्या है? Whenever we decide to write a program, we need a text editor. जहां पर प्रोग्राम आप लिखोगे किस चाहिए उसके लिए। An editor is a software that allows us to create a text file where we type instructions and store the files as the source code. Then an appropriate translator is used to get the object code for execution. In order to simplify the program development, there are software called integrated development environment. एक इस ढंग का सॉफ्टवेयर आता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, जो कि स्पेशली सॉफ्टवेयर डिजाइन के लिए यूज किया जाता है। ऑफ टेक्स्ट एडिटर, बिल्डिंग टूल्स एंड डिबगर, उसमें बहुत सी चीजें होती हैं जो कि आपको प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट के लिए यूज होती हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। A program can be typed, compiled and debugged from the IDE directly. Besides Python ideally, NetBeans, ये सब हैं ideally हैं। Python के ideally है, ये भी ID है। NetBeans का ID होता है, Eclipse का होता है, Atom का होता है, Lazarus का होता है, बहुत से इस ढंग से होते हैं IDEs, उनको हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट के लिए। Debugger, as the name implies, is the software to detect the and correct errors in the source code. जैसे आप लोग वर्ड, पावर पॉइंट यूज करते हैं, उसमें एक लैंग्वेज करेक्टर होता है कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको करेक्ट कर लेते हैं। तो ये होता है हमारा IDLE। ओके, तो ये हमारा हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट थिंग इज बेसिकली थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। अब ये सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि एप्लीकेशन जिन पे यूजर्स वर्क करते हैं वो सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सिस्टम्स के लिए नहीं है। अगर ये नहीं रहे तो सिस्टम विल वर्क, बट आप उनकी वर्किंग लिमिटेड होगी, जो एप्लीकेशन होगा उसमें वो रन करेगा। सपोज करो हम कोई ब्राउजर ही नहीं रखे हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है, मोजिला भी नहीं है, फायरफॉक्स नहीं है, तो आप नेट कैसे यूज करोगे? नहीं यूज कर सकते। ऑल्दो इट इज कनेक्टेड बट यू कैन नॉट यूज बिकॉज यू हैव नॉट अ सुटेबल सॉफ्टवेयर। आपके पास कोई मीडिया प्लेयर नहीं है,
PLC नहीं, मीडिया प्लेयर नहीं, और भी कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, यू कैन नॉट रन एनी वीडियो और ऑडियो, ऐसा कुछ, right? So these type of softwares are called application. The system software provides the core functionality of the computer system. However, different users need the computer system for different purpose depending upon their requirements. Hence, a new category of the software is needed to cater the different requirement of end user. This specific software that works on the top of the system software is termed as the application software. There are अगेन टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी दो कैटेगरीज हो गई. कौन कौन से भाई? जनरल पर्पज एंड कस्टमाइज्ड. जनरल पर्पज क्या है? ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि इन जनरल कोई भी यूज कर सकता है. और कस्टमाइज्ड क्या है? वो सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर पर्सन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं. अभी समझ में आ जाएगा आपको. जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर क्या है? द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर जेनेरिक एप्लीकेशन to cater a bigger audience in the general are called general purpose software. Such ready-made application softwares can be used by end user as per their requirement. For example, हम Microsoft Office ले लेते हैं. Simple example. Microsoft Office हर कोई यूज करता है. कोई ऐसा पर्सन नहीं है, टीचर भी यूज करता है, प्रिंसिपल यूज करता है, स्टूडेंट्स यूज करते हैं, दुकान वाला भी यूज करता है, फोटोशॉप वाला भी यूज करेगा बायो डेटा बनाने के लिए, कहीं पर भी कोई भी यूज करता है. बट लेकिन अगर कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर जैसे गेम तो अलग अलग यूजर्स यूज करते हैं. आपको कौन सी गेम पसंद है आपके ढंग से होगा, दूसरे को कौन से गेम पसंद है उसके ढंग से होगा. बैंकिंग सॉफ्टवेयर बैंक वाला केवल यूज करेगा, अपने घर पे नहीं यूज करेंगे. मेडिकल स्टोर पे बिलिंग के लिए या फिर किसी मॉल शॉपिंग मॉल में बिलिंग के लिए उनका सॉफ्टवेयर है वो यूज करेंगे. तो ये हो गया अलग अलग टाइप का. कस्टमाइज्ड हो गया वो जो स्पेशल पर्पज के लिए है, और जनरल पर्पज जो हर कोई यूज कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, स्प्रेडशीट टूल्स, कैलकुलेटर लाइक दिस कंप्यूटर यूजर टू डू द कैलकुलेशन एंड क्रिएट अकाउंट शीट्स लाइक दैट. एडोब, फोटोशॉप, मोजिला, वेब ब्राउजर, iTunes, एक्स्ट्रा फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर. कोई भी यूज कर सकता है, ये जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है. लेकिन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड द टेलर मेड. दीज आर कस्टमाइज्ड आर टेलर मेड. टेलर के पास आप कब जाते हैं? आपकी फिटिंग का, आपकी नाप का, आपके हाइट वेट सारी चीजें उसके ढंग से आपके कपड़े बनाता है, वो टेलर मेड होता है. और जनरल पर्पज कोई भी जाके शॉपिंग आप कहीं शॉप से ले सकते हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स that are developed to meet the requirement of a specific organization or an individual. These are better suited to the needs of an individual or an organization, considering that they are designed as per special requirements. Some example of user defined software include websites, school management software, accounting software, etc. ये सब हो गया. It is similar to buying a piece of the cloth and getting a tailor-made garment with the fitting, color and fabric of our choice. अब ये जो दोनों टाइप के ऊपर सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि फ्री होते हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि जिनको कि पैसे देने पड़ते हैं. तो उनके बेसिस पे फिर एक कुछ स्पेशल कैटेगराइज किया गया है. Proprietary or free and open source software. The developer of some application softwares provide their source code. जैसे आप गेम ले आते हैं, एक इंस्टॉल करते हैं तो नेक्स्ट करते हुए चले जाते हैं, गेम इंस्टॉल हो जाता है. लेकिन वो गेम किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है, कैसे उसके स्टेटमेंट्स हैं, कैसे बनाया गया है, वो आपको नहीं पता. क्यों? क्योंकि उसने केवल सॉफ्टवेयर का सेटअप आपको दिया है, उसका सोर्स कोड आपको नहीं दिया है. वो किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया, उसके स्टेटमेंट क्या है, वो आपके पास नहीं है. केवल उसका डेवलप्ड जो सेटअप है वो आपको मिला है. तो आप समझिए कुछ ऐसे भी डेवलपर्स हैं, सम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड देयर सोर्स कोड एज वेल एज द सॉफ्टवेयर. वो सॉफ्टवेयर भी देते हैं और सोर्स कोड भी देते हैं टू द पब्लिक विथ एन एम टू डेवलप एंड इम्प्रूव फर्दर विथ ईच अदर्स हेल्प. कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि आप अपने ढंग से उनको यूज करके अपने ढंग से मॉडिफाई भी कर सकते हैं इफ यू हैव एक्सपर्टीज.
बट उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि हम उसको कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। सच सॉफ्टवेयर इज नोन एज द फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मीन्स ऐसे सॉफ्टवेयर या जो कि पहले तो फ्री मिले, पैसे न लगे, और उनके सॉफ्टवेयर के साथ साथ हमें सोर्स कोड भी मिले, मीन्स सोर्स कोड प्लस क्या सॉफ्टवेयर, दोनों चीजें मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोला जाएगा, उसका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उसको कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द सोर्स कोड ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू इज फ्रीली एक्सेसिबल, उबंटू का सोर्स कोड मिलता है, एक्सेसिबल फॉर एनीवन विद द रिक्वायर्ड knowledge to improve and add new functionality. More example of free and open source softwares include Python भी है, LibreOffice है, OpenOffice है, Mozilla Firefox है, etc. Sometimes softwares are freely available for use, but कुछ सॉफ्टवेयर हैं freely available हैं but source code may not be available, जैसे VLC आपको फ्री में मिल जाएगा। Such softwares are called the freeware. वो सॉफ्टवेयर क्या है, फ्रीवेयर हैं, बट वो फ्री एंड ओपन सोर्स नहीं, क्योंकि उसका सोर्स कोड नहीं मिला है। एग्जांपल ऑफ फ्रीवेयर आर स्काइपे, एडोब रीडर, एडोब रीडर समझ रहे हैं आप, जिसको पीडीएफ रीड करने के लिए। व्हेन द सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड हैज टू बी परचेज फ्रॉम द वेंडर, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि आपको परचेज करना पड़ता है, जैसे एंटीवायरस, तो उनको क्या बोलते हैं, वो दे आर कॉल्ड द प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। तो क्या हो गया कैटेगरी, फ्री एंड ओपन सोर्स, फ्रीवेयर एंड प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर, थ्री टाइप्स के हो गए। कौन से, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड फ्रीवेयर एंड प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर, प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर। Example of the proprietary software include Microsoft Windows, Tally, QuickHeal, ये सब हैं। A software can be freeware or open source or proprietary software depending upon the terms and conditions of the person or the group who has developed and released that software. So this is basically a little bit about the software, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड देयर फर्दर क्लासिफिकेशन। अब हम उनमें डिटेल्स में भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।